हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं 2024 में पूछे जाने वाले साइंस के सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं। 2024 में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर बारी बारी से लेकर के आया हूं। चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस में 1 से 80 तक पूछे जाते हैं। 1 नंबर से 80 नंबर तक पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों के एक एक अंक मिलते हैं। इसमें से आपको केवल किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है। सभी क्वेश्चनों को नहीं देना है, 40 प्रश्नों के उत्तर देना है। और 40 में से अगर 40 आपका सही हो जाता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 40। इसमें से अगर 1 से लेकर के 40 तक आपने 5 गलत जवाब दिया, उसके बाद आपने अगर एक्स्ट्रा बना लिया है तो उस पाँचों में से 5 नंबर काट लिए जाएंगे आपके। अगर वो बाद वाला 5 सही होता है फिर भी काट लिया जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, 1 से लेकर के 40 नंबर तक के जितने भी शुरुआती में प्रश्न होंगे वो सही बनाएंगे तो आपको सही मार्क्स मिलने वाला है। अगर उसमें से 5 गलत हो जाता है, 2 गलत हो जाता है तो नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर 40 नंबर तक। लास्ट वाला जो 40वां रहेगा वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो गलत हो जाएगा चलेगा। लेकिन 1 से लेकर के 40 नंबर तक जितने भी प्रश्न बनाएंगे उसमें से अगर आपका सब तो सही है तो सब 40 में 40 अंक मिलेगा। 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन बनाए हैं आप, 1 से नंबर 80 तक बनाए हैं, उसमें से 40 नंबर क्वेश्चन, 40वां नंबर क्वेश्चन अगर मान के चलिए आपका 80 नंबर क्वेश्चन वाला आता है तो वो सही माना जाएगा। अगर सही होता है तो सही, अगर नहीं तो गलत है तो गलत हो जाएगा। याद रहेगा, 1 से 80 तक के सभी प्रश्नों में से 40 प्रश्न आपको करना है। 40वां प्रश्न जो होगा वो सही होना चाहिए, बाकी और जो गलत होते हैं तो याद रहे कि अगर आपने 41 क्वेश्चन बनाया, 40वां क्वेश्चन क्या है आपका गलत है, 41वां सही है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। याद रहे कि 1 से लेकर के 40 तक के सभी प्रश्नों का सही आंसर देना है। कुल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से आपको कितने प्रश्नों का आंसर देना है, केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ध्यान रहे इस बात का। चलते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग। क्या है सबसे पहला प्रश्न? लेटेक्स पाया जाता है, तो लेटेक्स कहाँ पाया जाता है? तो लेटेक्स कनेर के दरख्त में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, कनेर के दरख्त में पाए जाते हैं। रबर उत्पादन करने वाले जितने भी पौधे होते हैं वो सब में लेटेक्स पाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन किसने से स्रावित होता है? अंडाशय द्वारा, वृषण द्वारा, ग्रहणी द्वारा, अमाशय द्वारा। तो ये होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, अमाशय भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्तिकाग्र भाग है। वर्तिकाग्र भाग है, तंतु का तो भाग नहीं है, पुंकेसर का भाग नहीं है, अंडाशय और जायांग। तो जायांग क्या होते हैं? ये फीमेल पार्ट होते हैं किसी पुष्प का, इसीलिए वर्तिका अंडाशय नहीं देना है, याद रखिएगा जायांग इसका सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? मुख्य गुहा का नहीं है, अमाशय का भी नहीं है, बड़ी आंत का नहीं है, छोटी आंत का ग्रहणी भाग है। ग्रहणी एक है, किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। आगे पढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न, मनुष्य में नासिका छिद्र। मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिंग्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंग्स, ट्रेकिया मिलकर के क्या बनाते हैं? श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है? तो ऑक्सीजन का संचालन के लिए नहीं, एमिनो अम्ल के संवहन के लिए नहीं, जल संवहन के लिए बिल्कुल। ये सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्या है? जिब्रेलिन्स है। जिब्रेलिन्स है पादप हार्मोन, तो बिल्कुल है, पादप हार्मोन है। एंजाइम नहीं है, वसा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन्स क्या है? एक पादप हार्मोन है। उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो पत्तियों का मुरझाना कौन सा पादप हार्मोन के कारण होता है? तो एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। याद रखिएगा, एब्सिसिक एसिड के कारण पादप मुरझा जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, क्या है प्रश्न क्या है? पत्तियों का मुरझाना, वो तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, Zn प्लस CuSO4 मिल करके क्या बनाते हैं? ZnSO4 प्लस Cu। तो ये कैसा अभिक्रिया होगा? ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। परमाणु का आकार घटता है। जबकि बाईं से दाईं ओर जाएंगे, इधर जाएंगे, बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो बढ़ता है, जबकि दाईं से बाईं ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा? घटता है।
याद रखिएगा, ये वाला आधुनिक आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ क्या होता है, नीला होता है नहीं, पीला होता है नहीं, नीला होता है ये भी नहीं, चमकीला होता है, ये चमकीला उजला होता है, लाल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 में हैं 9 सहसंयोजक बंधन, 8 सहसंयोजक बंधन, 7 सहसंयोजक बंधन, 6 सहसंयोजक बंधन। पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। क्या है एथेन, मतलब कार्बन की संख्या 2, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 गो हाइड्रोजन है तो 6 गो हाइड्रोजन 6 तरफ हो जाएगा, तो 6, 3 और 3 इधर 6 हुआ, एक बीच वाला हो गया 7, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, सहसंयोजक बंधन। इसका स्ट्रक्चर ये याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 13, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, निम्नांकित में कौन सा संयोजक यौगिक है, तो ये आयनिक यौगिक है, ये भी आयनिक यौगिक है, NaCl भी आयनिक यौगिक है, इसका मतलब राइट आंसर क्या होने वाला है, मीथेन। मीथेन क्या है, सहसंयोजक यौगिक है। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न क्या है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन याद रखिएगा हमेशा के लिए क्या, अम्लीय होता है। अगला नंबर प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 16 क्या है, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है, प्लास्टिक तो नहीं है, आयोडीन भी नहीं है, गंधक भी नहीं है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का ही ये भाग है, अपर रूप है, तो ये क्या है, विद्युत के सुचालक होते हैं, बाकी कोई अधातु क्या विद्युत के सुचालक नहीं होते। उसके बाद प्रश्न लेते हैं अगला क्या है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। हम लोग जानते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी के दुगुना होती है। किसी एफ बराबर फॉर्मूला होता है एफ बराबर R/2। तो यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी दिया हुआ है, मतलब एफ का मान दिया हुआ है, एफ का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़े, एफ का मान दिया हुआ है, तो एफ का मान दिया हुआ है, तो इसको त्रिज्या निकालने के लिए 2 से गुना करेंगे तो 20 दूनी क्या हो जाएगा, 40, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी पड़ती है, तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, तो विचलन नहीं होगा, पूर्ण परावर्तन नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण होने वाला है। यहाँ पर क्या होगा, वर्ण विक्षेपण होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार जो होते हैं वो कैसा होते हैं, लाल नहीं होता है, लाल को विद्युन्मय तार बोलते हैं, काला तार को क्या बोलते हैं हम लोग, उदासीन भूतार बोलते हैं, हरा होता है, उदासीन तार क्या होता है, काला तार को उदासीन तार बोलते हैं। याद रखिएगा, काला तार को क्या बोलते हैं, उदासीन तार बोलते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। तो दिक् परिवर्तक का कार्य कौन करता है, विद्युत मोटर नहीं, गैल्वेनोमीटर ये भी नहीं, दिक् परिवर्तक वोल्टमीटर ये भी नहीं, ये विद्युत जनित्र करता है, विद्युत जनित्र इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। उसके बाद सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत में कौन करता है, तो सौर सेल करता है। याद रखिएगा, सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है सिलिकॉन की मदद से। नंबर 22 क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत परिपथ में तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो याद रखिएगा, ओम के नियम से क्या होता है, R बराबर VY I वाला सूत्र लगाइएगा, या नहीं तो V बराबर IR लगाइएगा। इस सूत्र से आप निकालिएगा तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में आप रख करके बना सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, 1 कूलम आवेश से गुजरने पर कार्य होगा। 1 कूलम आवेश से गुजरने पर इसका कार्य क्या हो जाएगा, इसको 1 कूलम से भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1.5 ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, इंद्रधनुष रंगीन होता है। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, तो इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, तो
तो जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, बिल्कुल सही आंसर है यही वाला। थोड़ा सा ऑप्शन नंबर बी भी पढ़ लेते हैं। जल कण द्वारा अवशोषण के कारण नहीं, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण नहीं, वर्ण विक्षेपण वायु में नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला। क्वेश्चन नंबर 25, जीन शब्द किसने प्रतिपादित किया? जीन शब्द जोहानसन ने प्रतिपादित किया था। जीन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? जोहानसन ने प्रतिपादित किया था। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में किसमें द्विखंडन होता है? निम्न में किसमें द्विखंडन होता है? तो एक हम जानते हैं अमीबा में द्विखंडन होता है, बहुखंडन भी होता है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर युग्लिना भी हो सकता है, अमीबा में भी हो सकता है, याद रखिएगा। अमीबा में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मुख्यतः युग्लिना में होता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश में बनते हैं परागकण, और यही वर्तिकाग्र में जाकर के वर्तिका द्वारा जायांग में पहुंचकर फल का निर्माण करते हैं। तो परागकोश में परागकण होते हैं, ठीक है। उसके बाद रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर ब्लड प्रेशर, रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? किसके द्वारा होता है? तो अब एड्रीनल ग्रंथि इसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, एड्रीनल ग्लैंड द्वारा, एड्रीनलिन ग्लैंड द्वारा, एड्रीनल के द्वारा ये रुधिर का चाप क्या होता है? रक्त का चाप, ब्लड का प्रेशर कंट्रोल होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो मलेरिया नहीं होगा, निमोनिया भी नहीं होगा, डायरिया भी नहीं होगा, मधुमेह होने वाला है। 29 नंबर क्वेश्चन का गलत आंसर बता दिए, सॉरी, निमोनिया। 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, निमोनिया। मधुमेह तो ये इंसुलिन की कमी से होता है। मलेरिया मच्छर काटने से होता है, मादा एनोफिलीज के काटने से। डायरिया दूषित भोजन खाने से ये क्या होता है? डायरिया हमारे शरीर से रक्त का पानी का जल का निर्जलीकरण हो जाना ही, ये निमोनिया होगा। इसका कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? अभी बोले इंसुलिन। इंसुलिन शर्करा का, ये इंसुलिन निकलता कहाँ से है? तो याद रखिएगा पैनक्रियाज से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन, या इसको हिंदी में अग्नाशय भी बोलते हैं, अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका है, याद रखिएगा। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? मुख्य में मुंह में ही चिबा करके कार्बोहाइड्रेट को पचा लिया जाता है। उसके बाद प्रोटीन का पाचन कौन करता है? लैट, हम लोग पढ़ चुके हैं, लैट इंसुलिन ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। उसके बाद वसा का एमाइलेज पाचन कर देता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, खाड़िया का रासायनिक सूत्र होता है। खाड़िया का रासायनिक सूत्र होता है, खाड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। खाड़िया का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर सी, खाड़िया, कैल्शियम कार्बोनेट को खाड़िया बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर खाड़िया का रासायनिक सूत्र, खाड़िया कल सोडियम कार्बोनेट में जल मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? धोवन सोडा हो जाएगा। इसके सूखे हुए पदार्थ को, सोडियम कार्बोनेट के सूखे हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? खाड़िया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है? तो सर्वाधिक तन्य के लिए धातु क्या होता है? सोना होता है। सोना और चांदी सबसे अधिक तन्य होती है, सबसे अधिक तन्य होती है सोना। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी को बोला गया है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसको बोला गया है? चांदी को बोला गया है, याद रखिएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 के कितने संरचनात्मक समावेशी हो सकते हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर इसका
क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होने वाला है। इसके संरचनात्मक समावेश भी कितने होंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 36, क्रियाशील समूह बॉन्ड CO बॉन्ड को कहते हैं, तो कीटोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। कीटोन ऑप्शन में नहीं है तो एल्डिहाइड तो कहते नहीं है, एल्कोहल तो कहते नहीं है, कार्बोनिल समूह, ईथर तो कहते नहीं, ईथर ऐसा होता है, O बॉन्ड O होता है, एल्डिहाइड CHO होता है, एल्कोहल OH होता है, जबकि कीटोन क्या होता है, CO बॉन्ड ऐसे होता है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है 36 नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, वह यौगिक जल में विलेय है, वह तत्व निम्नांकित में से कौन सा होगा। तो वह तत्व कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सिलिकॉन नहीं होगा, अब कार्बन नहीं होगा, लोहा ये भी नहीं होगा, कैल्शियम होने वाला है इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 38, मालाकाइट बोलते हैं इसको, किस धातु का अयस्क है। मैलेकाइट किस धातु का अयस्क है, मैलेकाइट। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होने वाला है, कॉपर। मैलेकाइट क्या है, कॉपर का अयस्क का नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं इसको। तो जिस जस्तीकरण तो है नहीं, विद्युत अपघटन, संक्षारण, गैल्वेनाइजेशन को ही क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। कल का क्लास में हम पढ़ चुके हैं एसिटिक अम्ल। चलते हैं, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को ही क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल को ही सिरका कहते हैं, याद रखिएगा। एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक में होता है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक लगभग 1 के बराबर होता है, ये बात याद रखिएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, लगभग 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आंसर होगा, करेक्ट होने वाला है। उसके बाद आँख और कान नाक के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण क्या होता है, उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण हमेशा क्या होगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर अवतल दर्पण होगा, क्योंकि ये वस्तु का आभासी प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए अवतल दर्पण सही आंसर होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, वेल्डिंग में कौन सा गैस का उपयोग होता है, बहुत VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन नंबर 43 VVI है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी एथाइन, याद रखिएगा। एथाइन का सूत्र क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। इसको अगर ऐसे लिखिएगा आप लोग तो C2H2 होगा, ऐसा सूत्र इसका एथाइन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, हम कल पढ़ चुके हैं, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है, जबकि एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, CnH2n सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है, कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है, कोयला तो हो नहीं सकता, लकड़ी तो हो नहीं सकता, स्वच्छ ऊर्जा ये वाला प्राकृतिक गैस हो सकता है। 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो हमारा शरीर पीएच परास कौन सा में कार्य करता है, तो 7 और 7 से 7.8, 7 और 8 के बीच काम करता है, याद रखिएगा। 7 और 8 के बीच हमारा पीएच परास के बीच का हमारा शरीर काम करता है, क्योंकि हम लोग का रक्त का पीएच मान क्या होता है,
क्षारीय होता है 7.4 के आसपास होता है। हम लोग का उसी रक्त पर ही डिपेंड करता है हम लोग का पीएच, शरीर का पीएच मान, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्न ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है? C6H12O6 होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, याद रखिएगा। और चीनी का अगर रासायनिक सूत्र बोल दिया जाए तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बोलिए, कमेंट करें आप लोग आंसर को। तो C12H22O11 होता है चीनी का रासायनिक सूत्र, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? क्वेश्चन नंबर सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 11 होती है, याद रखिएगा। द्रव्यमान बोल दिया जाए तो 22 बोलिएगा या 23 भी बोलिएगा तो सही है, दोनों सही है। 22 पॉइंट समथिंग होता है, 23 याद रखिएगा, 22 भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन से हैं? नर युग्मक, ये तो मादा युग्मक है अंडाणु, गर्भाशय भी मादा के भाग होते हैं, फैलोपियन नलिका भी मादा के भाग होते हैं। तो नर युग्मक क्या होते हैं? तो शुक्राणु होते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी पौधा तो क्या है? अमरबेल एक उदाहरण है। जैसे अमरबेल, जैसे कि कोई पौधे के ऊपर में एक येलो कलर का लत लगा हुआ रहता है, तो वो क्या करते हैं? अपने प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन नहीं बनाते हैं, वो जिस पेड़ में रहते हैं उसी का भोजन का वो खाते हैं। तो सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? अमरबेल। ये गोबर छत्ता एक मृत जीवी का उदाहरण है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? द्विखंडन पाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया क्या? द्विखंडन पाया जाता है, तो द्विखंडन किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। हाइड्रा में द्विखंडन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का द्विखंडन हाइड्रा में पाया जाता है, द्विखंडन अयुवा में भी पाया जाता है, बहुखंडन में भी पाया जाता है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन का नाम है इंसुलिन। अभी हम बताए पैनक्रिया अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन क्या है? इंसुलिन, जो हमारे शरीर के में रक्त के में शर्करा को क्या करता है? नियंत्रित करता है, ब्लड शुगर को हम लोग को कंट्रोल करता है। कौन? तो अग्नाशय से निकलने वाला इंसुलिन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? उत्तरदायी कौन सा रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी है? रक्त का थक्का बनने के लिए रक्त बिंबाणु, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, इनमें से कोई नहीं। रक्त बिंबाणु ये थक्का बनने में मदद करता है। बोलेगा रक्त का थक्का बनने में मदद कौन करता है? तो रक्त का बिंबाणु करता है। और कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के मदद करता है। विटामिन के कौन सा एलिमेंट्स, कौन सा तत्व मदद करता है? तो याद रखिएगा कैल्शियम। विटामिन के और तत्व में कैल्शियम। और रक्त का कौन सा कण मदद करता है? तो बिंबाणु मदद करता है, याद रखिएगा। कौन सा प्रोटीन मदद करता है? तो थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन भी कह सकते हैं इसको, थ्रोम्बिन मदद करता है, याद रखिएगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54, थोड़ा सा रेस्ट। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो यूरिया का तो होता ही है, अमोनिया का भी होता ही है, यूरिक अम्ल का भी होता ही है। इनमें से सभी, याद रखिएगा, इनमें से सभी सजीव जीवधारियों द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ क्या होता है? यूरिया भी होता है, अमोनिया भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है, याद रखिएगा। तीनों होता है सही आंसर इसका, और सभी ना इनमें से सभी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 55 किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण होता है? किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होने का कारण होता है टेस्टोस्टेरोन, ये भी सही है। थायरोक्सिन, ये भी सही है। एस्ट्रोजन, ये भी सही है। मतलब डी नंबर में क्या बोला? ए और सी दोनों सही है। तो थायरोक्सिन थोड़ा सा कम मदद करता है। मतलब थायरोक्सिन नामक हार्मोन क्या करता है? ये आवाज़ों में बदलाव लाता है, तो इसके कारण थोड़ा सा कम होता है। लेकिन ये ऑप्शन में देखा जाए तो डी ऑप्शन में ए और सी दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को चूज कीजिएगा। थायरोक्सिन बहुत कम मात्रा में बदलाव लाता है, ये थोड़ा सा आवाज़ों में बदलाव लाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी उचित है मारना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को चूज करिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56।
शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो याद रखिएगा, क्रेनियम तो मस्तिष्क का बाहरी झिल्ली को बोलते हैं। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को बोलते हैं। सेरिब्रम बुद्धि चतुराई का केंद्र बोलते हैं सेरिब्रम को। सेरिबेलम क्या करता है? ये हमारे शरीर को संतुलित करता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। मस्तिष्क स्टेम नहीं होता है, ये नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद क्वेश्चन नंबर 57, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, इसकी संयोजकता क्या होगी? याद रखिएगा, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या Mg जो होती है 12 है, तो इसके प्रथम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? हमेशा 2। दूसरा सेल में अधिकतम कितना हो सकता है? 8। अंतिम सेल में कितना बचा? 2, 8, 10 खत्म, बचा 2। तो ये क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसकी संयोजकता क्या हो सकती है? तो 2 हो सकती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से होता है? उसके लवण के विलयन से होता है, तो किस निम्न में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में से होता है? तो याद रखिएगा, सोडियम का बहुत कम होता है, कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, और मैग्नीशियम भी बहुत क्रियाशील होते हैं। तो किसका विस्थापन होने वाला है? तो तांबा का विस्थापन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं, याद कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं, ये क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन न कभी कभी क्या होते हैं, 10%, 15% क्वेश्चन क्या आते हैं, डायरेक्टली वही सेम टू सेम प्रीवियस ईयर का पूछ दिए जाते हैं। ये सारा 2024 में पूछे जाने वाले सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस क्रिया द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, किण्वन द्वारा किया जाता है। किण्वन फर्मेंटेशन के द्वारा होता है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है, कली चूना या शुष्क बुझा हुआ चूना भी इसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक सूत्र होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये भिजा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? क्वेश्चन नंबर 61, आयोडीन युक्त नमक होता है। आयोडीन युक्त नमक होता है सोडियम क्लोराइड, तो ये नमक का सूत्र है, लेकिन पोटेशियम आयोडेट ये भी नमक युक्त आयोडीन युक्त होता है। सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड ये भी नमक आयोडीन युक्त नमक होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट, नहीं, कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट ये भी नहीं। हाफ अणुजल होता है ना, तो हेमी हाइड्रेट होगा। हाँ, यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होगा। याद रखिएगा, आधा अणुजल होता है इसमें, आधा अणुजल होता है, हाफ H2O, इसलिए हेमी हाइड्रेट होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, कैथोड किरणों में कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में ये क्वेश्चन जो है क्लास 9th का पूछ दिया गया है। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 64, कवक का पोषण की कौन सी विधि है? कवक जो है वो पोषण की कौन सी विधि है? कवक पोषण की कौन सी विधि है? क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर, कवक क्या होते हैं? मरे हुए चीज़ों को हमेशा उगते हैं, वहीं से वो अपना भोजन को खाते हैं, तो मृतोपजीवी हो जाएगा। कवक का पोषण का कौन सा स्तर है? तो ये मृतोपजीवी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? प्रतिरोधकों के एक संयोजन में एक प्रतिरोधक हटा देने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित रहता है। क्या बोला? प्रतिरोधों के संयोजन में एक प्रतिरोध को हटा दिए जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होता है? बिल्कुल गड़बड़ाएगा। एक प्रतिरोध को अगर हटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकों के एक संयोजन में एक प्रतिरोध को हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। अच्छा, कुल प्रतिरोध का मान बढ़ता है, मतलब क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा, बढ़ता है। तो ये संयोजन कैसा होगा? श्रेणी होगा, मतलब श्रेणी होगा। ये तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये प्रतिरोध का मान घट जाएगा।
समांतर में रहेगा। अगर एक प्रतिरोध को हटा दिए जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। इसका क्या प्रतिरोध बढ़ता है समांतर क्रम में रहेगा तो प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। हाँ, बहुत कम होता है। एक अगर हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा प्रतिरोध। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी ए करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, एक कमरे में क्या है, एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं तो कुल उपयुक्त शक्ति क्या होगा। कुल उपयुक्त शक्ति, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए 25 वाट होने वाला है। इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत शक्ति में विद्युत परिपथ को निरूपित कौन करता है, याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, VI। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है 68, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। हमेशा क्या महत्तम मान, अधिकतम मान क्या हो सकता है, 1/2, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उससे हमेशा आवर्धन का मान कम ही होगा, ज़्यादा कभी नहीं होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 69, विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर मापा जाता है किसको, विभवांतर को मापा जाता है वोल्टमीटर द्वारा, वोल्टामीटर द्वारा, एमीटर द्वारा। विभवांतर मापा जाता है हमेशा किससे, तो वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को मापा जाता है, याद रखिएगा। एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, निम्न में से कौन सा सत्य है। निम्न में से कौन सा सत्य है, वो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। ए मीटर बराबर वोल्ट मीटर, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, निम्नलिखित में पदार्थों में चालक हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से चालक हैं कौन, अभ्रक नहीं, कांच ये भी नहीं, एल्यूमिनियम बिल्कुल सही बात है, एल्यूमिनियम चालक हो सकता है, चालक होता भी है, चीनी मिट्टी ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। एक यूरेनियम टूटता है ना तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। एक यूरेनियम के टूटने से ना बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 के बाद क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, निकट दृष्टि दोष में निम्नलिखित में से लेंस का हटाया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या होता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, जबकि दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए याद रखिएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 74, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ द्वारा नहीं, नेत्रोद अंतरपृष्ठ द्वारा नहीं, दृष्टिपथ के बाहरी पृष्ठ द्वारा, हाँ ये वाला ऑप्शन सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, इनमें से ये वाला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 74 के बाद क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। हम जानते हैं लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर तो खैर नहीं होता है, मीटर इनवर्स होता है, मीटर या पर मीटर होता है, लेकिन इसको डायोप्टर से सूचित किया जाता है, डायोप्टर डी से सूचित किया जाता है। अगर ऐसा ही मात्रक पूछे तो मीटर इनवर्स, अगर पूछे सिंपल में मात्रक पूछे तो डायोप्टर, याद रखिएगा लेंस की क्षमता का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बाद क्वेश्चन नंबर 76, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। तो याद रखिएगा मानव नेत्र में हमेशा उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 77, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत के लिए हमेशा
अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसकी फोकस दूरी बहुत अधिक होती है। जो भी उस दर्पण के सामने में जाएगा तो उसका हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी ही बनता है। तो इसका मतलब बहुत दूर इसका फोकस दूरी होगा तब ना इसका प्रतिबिंब आभासी होगा, कि फोकस दूरी के अंदर में रहनी चाहिए सभी वस्तुएं। तो इसको हजामत के लिए कौन सा दर्पण, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, क्वेश्चन नंबर 78, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। याद रखिएगा ये हमेशा फोकस F तथा P ध्रुव के बीच में होती है। तो क्या है, मुख्य फोकस के वक्रता केंद्र के बीच नहीं, वक्रता केंद्र पर नहीं, वक्रता केंद्र पर नहीं, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला सवाल है। यह सब्जेक्टिव में पूछेगा तो बोलेगा किरण आरेख द्वारा समझाएं। याद रखिएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 79 क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं लेंस। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता। क्या कहते हैं, लेंस की समंजन क्षमता, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, इनमें से कोई नहीं। 79 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए ही, लेंस की क्षमता ही होने वाला है राइट आंसर। ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला भी होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, लेंस की क्षमता होता है। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता क्या होता है, लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता क्या होती है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का क्वेश्चन लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है, छोटा होता है, तीनों होता है। इसके लिए इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी होगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। याद रखिएगा, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो पिछला साल और जो पिछला साल क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन, और ये अभी जो आने वाला एग्जाम मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो होने वाली है, ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, हूबहू 5-7 क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्टली दे दिए जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा सारे प्रश्नों को। 2024 में कुछ जितने प्रश्न पूछे गए थे उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। यहाँ से डायरेक्टली देखने को मिलेंगे 5 से 7 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, और 5-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा इससे। उसके बाद आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ये सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो 2023 के प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।